नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। एक आप वो बैंक भी बोल सकते हैं, एक एनबीएफसी भी बोल सकते हैं। एक्चुअली स्मॉल फाइनेंस बैंक हिसाब से यहाँ पे बात करूँगा। तो कंपनी छोटा-सा है, फिर भी इस कंपनी में बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी में गुड न्यूज़ कंपनी दे चुके हैं डिविडेंड के हिसाब से और वो डिविडेंड कब मिलेगा, साथ ही साथ डिविडेंड पहले पहले कितने बार दिए हैं, सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। साथ ही साथ इस कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको दिखाऊँगा, जिसको देखकर आपको खुद लगेगा कि हाँ, इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए, निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए, सब कुछ आपके साथ क्लियर कर दूँगा। तो मतलब यहाँ पे मैं डिटेल्स क्लियर करूँगा, डिसीज़न आपको ही लेना पड़ेगा क्योंकि मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर सकता कि आपको चलो बाय कर लीजिए, सेल कर लीजिए, क्योंकि रिकमेंडेशन करना गलत होगा। क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ के लिए आप मार्केट में देखिए, मैं एक चीज़ आपको हमेशा बताता हूँ, मान के चलिए अपने कोई फ़ोन खरीदने जाएँगे, तो आप बहुत सारे दोस्तों को पूछेंगे, घरवालों को पूछेंगे कि कौन-सा फ़ोन अच्छा होगा, किसका फीचर्स अच्छा है। तो सब कुछ पूछने के बाद आप अंत में वही डिसीज़न लेते हैं जो आपको मन करता है। तो मैं भी आपको इसी बात बोलता हूँ, आप कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले आप बहुत सारे लोगों को वीडियोज़ देखते हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो सब कुछ लीजिए, उसके बाद आपको मन में जो कंपनीज़ के ऊपर थिंकिंग ठीक लगे, जो कंपनीज़ का डेटा ठीक लगे, उस कंपनी के ऊपर आप निवेश करिए। तो चलो, आज के जो कंपनीज़ हैं, उसके बारे में बात करूँगा जिसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो देखा जाए तो एक प्राइवेट बैंक है और साथ ही साथ एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं 2 रिक्वेस्ट करूँगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना और टेलीग्राम को अभी तक जॉइन नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको डेली बेसिस वहाँ पे आपको इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का कॉल्स मिलेगा। जाकर एक बार जॉइन करिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं ज़रूर कहूँगा मिनिमम आप 1 हफ्ते के लिए रहिए। अगर अच्छा नहीं लगता तो दोबारा कभी भी मत आना। ठीक है? मैं आपको ज़रूर कहूँगा आप जाकर एक बार चेकआउट ज़रूर करिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो मैं आज बात उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर क्यों करूंगा? सबसे पहले ये बात समझना पड़ेगा। देखिए आज इस बैंक का हालत लगातार खराब क्यों हुआ? अगर मैं आपको चार्ट पैटर्न दिखा दूं, तो स्टॉक का जो हायर रेंज है, वो करीबन 64 रुपीज के आसपास। इसका लिस्टिंग इन 64 रुपीज के आसपास देखने को मिला था। उसके बाद देखिए कंपनी ने अपर साइड नहीं किया। लगातार गिरावट के माहौल देखने को मिला। तो आप कहेंगे सर इसकी गिरावट के पीछे 2 कारण हैं। पहली बात, कंपनी गलत टाइम में स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुआ और दूसरी बात कोविड भी आ गया और कोविड में कारण है स्टॉक के ऊपर बिग क्रैश देखने को मिला। तो मान लेता हूँ चलो कंपनी के ऊपर बिग क्रैश देखने को मिला, बाकी जितने सारे बैंकिंग स्टॉक है वो कुछ ना कुछ तो रिकवरी किया, मगर इस स्टॉक में कितना रिकवरी किया? यहाँ पे लोअर साइड में आपको दिखा दूं करीबन 22 रुपीज के आसपास और अपर साइड दिखा दूं करीबन 44 रुपीज के आसपास। मतलब कंपनी ने आपको डबल किया, आपका फंड सिर्फ डबल किया। और बाकी ये प्राइवेट कोई भी बैंक को उठा के देख लीजिए, इससे भी छोटा बैंक को उठा के देख लीजिए, वो 3-4 गुना आपको रिटर्न दे चुके थे कोविड सिचुएशन के बाद। मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि लाइफ टाइम में। कोविड में जो गिरावट हुआ था, लोअर लेवल से अपर लेवल तक देखा जाए तो 3-4 से भी ज़्यादा रिटर्न दे चुके थे। तो इस कंपनी में ऐसे क्या हुआ? इस कंपनी के ऊपर इतना क्यों गड़बड़ी है जिसके कारण स्टॉक के ऊपर लगातार प्रेशर देखने को मिला है? और मैं आपको ट्रेल लाइन भी एक ड्रॉ करके दिया जिस 10 के नीचे ही कंपनी ट्रेड कर रहा है। मैं आपको बार-बार बोलता हूँ, किसी भी प्राइस एक्शन के ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, उस प्राइस एक्शन को बार-बार वो रीटेस्ट करके वो क्या कर रहा है। अगर रीटेस्ट करके वॉल्यूम कर रहे हैं एक ही जगह पे, फिर से वो उस लेवल को तोड़ रहा है, तो सोचना वो रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट हो चुके हैं और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जा सकते हैं। तो मैं जब इसके ऊपर कोई भी ब्रेकआउट लेवल बनेगा, कोई भी बाइंग ट्रेंड बनेगा, स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं आपके साथ टेलीग्राम में अपडेट दे दूँगा, जाकर टेलीग्राम को ज़रूर चेकआउट करिए। तो सबसे पहले इस कंपनी का जो गुड न्यूज़ है वो मैं आपको बता दूँ। आपको इस कंपनी में डिविडेंड यील्ड दिख रहा है। कितना डिविडेंड? 2.81%। आप तो बहुत खुश हो जाएँगे कि 1 लाख रुपया मैं इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा हूँ, जहाँ पे मुझे करीबन 2.81 मतलब 2000 ₹800 का डिविडेंड मिल चुका है। तो इस तरीके से सोचकर कभी भी खुश मत होना, क्योंकि इस कंपनी का हालत भी तो आप देखिए, तभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कंपनी के डिविडेंड के बारे में बात करूँ, तो कंपनी फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम कंपनी डिविडेंड दिया और डिविडेंड आपको कब मिलेगा? मार्च के 1 तारीख को। मतलब
मार्च की 1 तारीख को 2023 में कंपनी आपको डिविडेंड अनाउंसमेंट में किया है। इसका मतलब आपको 28 28 फरवरी के दिन में ही आपको इस कंपनी को खरीदना होगा। अगर 28 फरवरी में आप इस कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं, तो ऑब्वियसली आपको डिविडेंड यहाँ पे मिल जाएगा और वो भी कितना 0.75 पैसे के आसपास। तो आप कहेंगे सर इतना कम डिविडेंड के लिए मैं निवेश करूं? देखिए कंपनी का प्राइस ही 26 रुपीज़ के आसपास है, तो उस हिसाब से डिविडेंड जो दे रहा है वो ठीक ठाक है। तो क्योंकि आपको डिविडेंड यील्ड देखना है, आपको डिविडेंड का परसेंटेज नहीं, डिविडेंड के यील्ड के हिसाब से अच्छा खासा डिविडेंड है। तो क्या इस डिविडेंड के चक्कर में कंपनीज के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे कंपनी का एनुअली इनकम कितना 400 करोड़ का माइनस में है और कंपनी का देखिए मार्केट कैप कितना है 5000 करोड़, मतलब एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। डेप्थ के बारे में बात करूँ तो कंपनी का डेप्थ जो है 20,000 करोड़ से भी ज्यादा। मान के लेता हूँ कि मैं कंपनी का जो डेप्थ है वो बैंकिंग सेक्टर के होने के नाते उसका डेप्थ इतना दिखेगा, फिर भी क्या इसका कंपटीटर भी इस तरीके से डेप्थ रखे हैं? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका जितने सारे कंपटीटर्स हैं उससे कई गुना ज्यादा डेप्थ इसके पास है। हाँ, एक्सिस बैंक के पास भी डेप्थ ज्यादा है और एचडीएफसी बैंक के पास भी डेप्थ है। फिर भी मैं कहूंगा बाकी उस कंपनी में जो पोटेंशियल दिखते हैं वो पोटेंशियल यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो इस कंपनी के एक पॉइंट्स मुझे थोड़ा सा वीकनेस लगा, वो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो है कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कितना बड़ा नेगेटिव में आप देख सकते हैं। कंपनी का सीएआर परसेंटेज कैपिटल एडुकेसी रेशियो 18% के आसपास है। तो ये बात ठीक है, चलो 9% के ऊपर होना चाहिए था, यहाँ पे 18% के आसपास है। तो कॉस्ट ऑफ इनकम कंपनी का जो इनकम हो रहा है जो खर्चे है उसके हिसाब से 71% के आसपास है। कंपनी का पी रेशियो पीबी रेशियो वीकनेस में है। साथ ही साथ कंपनी का कासा रेशियो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो कितना है 27.30 के आसपास है। ये बहुत बड़ा वीकनेस है क्योंकि कासा रेशियो मतलब कंपनी के अंदर कितना करंट अकाउंट से कितना सेविंग अकाउंट से पैसा आ रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बड़े-बड़े बैंक को आप देखेंगे, चलो मैं आपको एग्जांपल दिखा ही दे रहा हूँ। तो मैं एक बैंक के बारे में बात करूँगा, कोटक महिंद्रा बैंक, जिसका कासा रेशियो देखिए कितना 60%। साथ ही साथ मैं दूसरे बैंक भी आपको दिखा रहा हूँ जैसे एचडीएफसी बैंक, तो इसका भी कासा रेशियो देखेंगे कितना अराउंड अराउंड 48% के आसपास। और उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बात करूँ तो उसका भी कासा रेशियो देखेंगे तो अराउंड अराउंड 48% के आसपास। तो सोचिए उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के आस अंदर उतना पैसा नहीं आ रहा है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा आना चाहिए था। पब्लिक उसको पैसा नहीं दे रहा है तो वो बैंक चलाएगा कैसे? तो बैंक का हालत इसी नजरिए से मैं देखूं तो मुझे बहुत वीकनेस देखने को मिला। साथ ही साथ रेशियोज के बारे में बात करूं, जो रेशियोज मुझे यहाँ पे जो देखने को मिला तो आप देखेंगे कंपनी का एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो 0.61 के आसपास है, अच्छा खासा है। कंपनी ने अच्छा खासा मेंटेन किया, कंट्रोल में लेके आया, यही सबसे बड़ी बात है। पहले तो 1% के ऊपर था। तो मुझे इस कंपनी का जो एनपी है नॉन परफॉर्मिंग एसेट तो वो मुझे बहुत शानदार लगा। ये जितना कम रहेगा उतना ही खास है। हमेशा कहा जाता है कि 60.60 के नीचे हो तो अच्छा खासा माना जाता है। कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी भी तुझे मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा लगा। ये कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी क्या होते हैं कि आप आपने जितने सारे करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट से, एफडी से पैसा मार्केट से लिया है, तो उसके अगेंस्ट में आपको पैसा रिटर्न देना पड़ेगा, इंटरेस्ट रिटर्न देना पड़ेगा। वो आपके लिए लायबिलिटीज़ है। तो वो लायबिलिटीज़ कितना है, आप देख सकते हैं 5% के आसपास। यहाँ पे थोड़ा-सा मुझे ज़्यादा लगा। कैपिटल एडुकेसी रेशियो जो है वो 18.99 है, चलो ठीक-ठाक है। तो सारे पैरामीटर्स आपके सामने मैं रख चुका हूँ। अंत में मैं एक ही बात कहूँगा, कंपनी फिलहाल के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए थोड़ा-सा मुझे मेरे खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ, तो मुझे थोड़ा-सा वीकनेस लगा। बाकी आपके नज़रिए से देखिए इस कंपनी का फ्यूचर क्या है, उसके बाद निवेश करिए। देखिए मैं इस कंपनी के ऊपर फोकस रखा हूँ, जब सारे पैरामीटर्स धीरे-धीरे करके ग्रोथ होगा, तब इस कंपनी के ऊपर मैं खुद एंट्री लूँगा। क्योंकि छोटे कंपनी बड़े होने का पोटेंशियल रखते हैं। और इस कंपनी कोशिश करेगा उस लेवल में जाने के लिए। तो अभी फिलहाल के लिए तो ठीक नहीं है इस कंपनी, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप अलग भी सोच सकते हैं। तो आपके हिसाब से इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए, मुझे ज़रूर कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।